हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहेगा नए टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस पर बेस्ड। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जितनी भी बातें हो सकती हैं हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बिल्कुल एनर्जेटिक होकर के हम लोग पढ़ेंगे और एक एक चीज़ों को, कुछ भी एक भी पॉइंट भाई साहब हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस से मैं आपको इतना इंश्योर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने नए टॉपिक इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं। कम टू द पॉइंट, बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों, जितनी भी बातें होंगी कांग्रेस से रिलेटेड वो सारी की सारी बातों को हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो पेन कॉपी उठा लीजिए और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोग पढ़ते हैं। और वो सारे बच्चे भाई मेरे, वो जितने भी बच्चे आप लोग पेट की तैयारी कर रहे हो और जितने भी स्टूडेंट जो वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और ऐसे स्टूडेंट जिनका आगे एसएससी आने वाला है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और जिसको जनरल इन्फॉर्मेशन भी लेना है वो भी इस टॉपिक को देख सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज में ग्रोथ ही होगा, ठीक है। तो बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती क्यों है और कैसे होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल 5 मिनट समय आपका लेंगे और हम बात करते हैं पहले हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट से पहले भाई मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नाम था इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन इंडियन यूनियन के जो था, जो ये ऑर्गेनाइजेशन इंडियन यूनियन था, इसको इस्टेब्लिश करने वाले व्यक्ति थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे भाई मेरे? ए.ओ. ह्यूम। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1884 में एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ, उसका नाम था इंडियन यूनियन, या इसी को एक और नाम से हम लोग बोलने लगते हैं, उसका नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। समझना शब्दों को भाई मेरे, नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय संघ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसको तो हम लोग भाई मेरे बोलते थे इंडियन यूनियन ही बोलते थे, कोई ऐसा पर्टिकुलर हिंदी नेम नहीं था। क्लियर? तो इंडियन यूनियन की स्थापना 1884 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ये 1884 में इस्टेब्लिश हो गया था। और कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड पर अगर आप देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पीरियड पर जो हमारे देश के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कब? 1885 के टाइम पीरियड पर, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के बाद, 1857 क्रांति में मैंने पढ़ाया था आपको कैसे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति इतना डिसकंटेंट हो गया था। और जब अंग्रेज उस डिसकंटेंट को क्रश करने की कोशिश की तो भारतीयों ने क्या छेड़ दिया? रिवॉल्ट छेड़ दिया। और वो रिवॉल्ट की शुरुआत करते हैं सैनिक लोग, यानी भारतीय सैनिक। जब सारे रिवॉल्ट को सप्रेस कर पाते हैं ब्रिटिशर्स, यानी कि दबा पाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चल रहा था इंडिया में, उसको कर दिया एंड और सारा पावर ले लिया अपने हाथ में। अब ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं जब भारत में एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कर रहे थे तो ज़्यादा मीन्स कि ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे थे अब, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद कि अगर अब भी हम भारतीयों को बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं करेंगे, तो फिर से भारतीयों के मन में वही डिसकंटेंट इस्टेब्लिश हो जाएगा और भारतीय हमारे खिलाफ क्या छेड़ देंगे? विद्रोह छेड़ देंगे।
तो इस विद्रोह से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे भारतीय आगे बढ़ रहे थे, अब ऊपर उठ करके आ रहे थे, तो उन अगर पढ़े लिखे भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म ना दिया गया होता तो भाई मेरे वो पढ़े लिखे भारतीय अपने अधिकारों का डिमांड करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उन अधिकारों का डिमांड करने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय क्या करते, प्रोटेस्ट करते, रिवॉल्ट करते, कुछ ना कुछ करते ही करते। तो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं, बहुत होशियार तो थे यार अंग्रेज, नो डाउट, ठीक है, तो अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ से बचने के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कांग्रेस की स्थापना किया, लेकिन एक भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म दिया जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू भारतीय अपनी बात अंग्रेजों तक रख सकें। और वो प्लेटफॉर्म था इंडियन यूनियन, जो 1884 में एक सिविल सर्वेंट, जो कि क्या था, ब्रिटिशर्स था, जो कि अंग्रेज था लेकिन सिविल सर्वेंट था, उसने एक स्थापना किया किसका, संघ का, उसका नाम रखा इंडियन यूनियन 1884 में। और ये जो हुआ कि भाई जो पढ़े लिखे भारतीय हैं, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास और बिल्कुल भी अपर क्लास वाले जो लोग हैं, वो लोग इससे जुड़े, और जुड़ने के बाद अपनी जो मांगे हैं, अपने जो डिमांड्स हैं, वो ब्रिटिशर्स तक रख सकते हैं, ब्रिटिशर्स के सामने रख सकते हैं। तो इंडियन यूनियन की स्थापना इसीलिए हुई थी। फिर इस इंडियन यूनियन को और बड़ा बनाने के लिए दादा भाई, ये सवाल आया हुआ है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ भाई मेरे ध्यान सुनना, दादा भाई नौरोजी, जिसे बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, दादा भाई नौरोजी की सलाह पर, यानी कि उनके एडवाइस पर क्या किया, इन्होंने इंडियन यूनियन का नाम चेंज करके रख दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ठीक है भाई मेरे, तो समझ में आया कि क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस की ज़रूरत थी। इसीलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस इंडियन नेशनल कांग्रेस को एज अ सेफ्टी वाल्व मानते हैं ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को बहुत टाइम तक बैकअप दिया और ब्रिटिशर्स को बचाया। और कैसे बचाया, इन सब बातों को हम अपने लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का वायसरॉय कौन था, लॉर्ड डफरिन। एक सवाल डायरेक्टली ये आ जाता है। दूसरा सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पुराना नाम क्या था भाई मेरे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पुराना नाम था इंडियन यूनियन। और इसकी स्थापना कब होती है, 1884 में होती है। और किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था। ही वॉज द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। अगर मैं बोलूँगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो भाई मेरे ये भी आंसर क्या होगा, A.O. ह्यूम ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। आप सुनो ध्यान से भाई मेरे, ठीक है। अगर सवाल पूछेगा कि इंडियन यूनियन का नाम चेंज कर करके इंडियन नेशनल कांग्रेस रखने का सलाह किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है और पूछेगा भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दे इसको। अब सुनो थोड़ा सा, ये तो बेसिक फैक्ट्स था, इसके लिए मैंने बता दिया आपको। आप देखो कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कांग्रेस की स्थापना भारत में कब होती है, 1885 में होती है। किसके द्वारा होती है, बाई A.O. ह्यूम के द्वारा होती है। किसके सजेशन पर, यानी कि दादा भाई नौरोजी के सजेशन पर, के सलाह पर इंडियन यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। बात समझ में आया कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली पूछ सकता है। अच्छा, मैंने बोला कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ सेफ्टी वाल्व काम किया था। किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। क्योंकि अगर मैं बोलूँ, इसे बोलते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी। बहुत डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन समझ लो, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ये कहा कि अगर कांग्रेस ना बना हुआ होता, ये बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोई अपना ओपिनियन है, बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है, इसे सेफ्टी वाल्व थ्योरी बोलते हैं, कि अगर कांग्रेस ना बना होता तो भारत में और पहले ही बड़े पैमाने पर आज़ादी का मांग उठ गया होता। समझ में आया कि नहीं आया। और क्यों ऐसा था, कांग्रेस के बनने के कारण कहीं ना कहीं क्यों भारतीय थोड़ा लेट में आज़ादी का डिमांड करना शुरू कर दिए।
बड़े ज़ोर शोर से। तो इसका रीज़न ये था कि जो पढ़े लिखे भारतीय थे वो बहुत ज़्यादा तो थे नहीं उस टाइम पीरियड में, बहुत कम भारतीय थे जो उस टाइम पर पढ़े लिखे थे। और वो भी कौन लोग थे? बिल्कुल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, या तो बिल्कुल टॉप क्लास वाले लोग थे जो पढ़े लिखे होते थे। अब पढ़े लिखे लोगों के मन में डिसकंटेंट जो आता था, जो उनके मन में असंतोष होता था, जो उनके मन में कोई बात अगर बुरी लगती थी या अच्छी लगती थी कांग्रेस अंग्रेज़ों की, तो उन्हें एक मिल गया था प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म? कांग्रेस का प्लेटफॉर्म मिल गया था और अपनी बात वो अंग्रेज़ों के सामने रख ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेफ्टी वाल्व का काम किया था कौन? कांग्रेस। किसके लिए? अंग्रेज़ों के लिए। क्लियर है भाई मेरे? तो ये इसलिए सेफ्टी वाल्व थ्योरी आया था, इससे रिलेटेड। किसके रिलेटेड? कांग्रेस से रिलेटेड। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने कंटेंट पर जाते हैं जहां पर हमको पढ़ना है, ठीक है? तो इसको भी लिख लो आप चाहो तो। अब देखते हैं कांग्रेस को हम लोग दो फेज में पढ़ते हैं, और वो जो दो फेज होता है, एक फेज कहलाता है मॉडरेट फेज, और एक फेज कहलाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। इसे बोलते हैं नरम दल का टाइम पीरियड, और इसे बोलते हैं गरम दल का टाइम पीरियड। बात समझना भाई मेरे, नरम दल का जो टाइम पीरियड आता है, जो मॉडरेट फेज का टाइम पीरियड है, वो कब से शुरू होता है? 1885 से लेकर के 1905 तक रहता है, यानी कि नियर अबाउट कितना? +20 ईयर्स तक, ठीक है? और जो एक्सट्रीमिस्ट का फेज टाइम था वो था 1905 से लेकर के 1917 तक, 1917 तक, ये था आपका एक्सट्रीमिस्ट का फेज। एक फेज और आ जाता है कांग्रेस में, जिसको बोलते हैं हम लोग गांधीयन इरा। तो गांधीयन इरा को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, यानी कि अब गांधी जी की एंट्री हो जाती है भारत में, और भारत के पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाती है, पॉलिटिकल सिनेरियो में गांधी जी की एंट्री हो जाती है। और जब गांधी जी की एंट्री हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, और कैसे बदलती हैं उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉडरेट फेज का टाइम पीरियड क्लियर हो गया, एक्सट्रीमिस्ट फेज का टाइम पीरियड क्लियर हो गया। मॉडरेट फेज के टाइम पीरियड तक ना, यानी कि लगभग 20 साल तक, जब कांग्रेस बना था, और 1905 तक, जब तक स्वदेशी आंदोलन नहीं हुआ था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, और वहीं से जब बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया, तो वहीं से एक्सट्रीमिस्ट फेज का क्या हुआ? राइज होना शुरू हुआ, यानी एक्सट्रीमिस्ट फेज निकल करके आया। और इसीलिए 1905 से लेकर 1917 का टाइम पीरियड हम लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज का टाइम पीरियड बोलते हैं। 1885 से लेकर 1905 तक के जो लीडर थे, उनका ये था कि दो चार पॉइंट को डिमांड करते थे। क्या? कि भाई मेरे, आप एक काम करो, आप भारतीयों को दो इकोनॉमिक रिलीफ। जैसे अंग्रेज वाले क्या करते थे, अगर सपोज दैट कि कहीं पर उन्हें टैक्स बढ़ाना होता था तो टैक्स बढ़ा देते थे, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता था, किसान, नॉर्मल लोग परेशान होने लगते थे। अब जब परेशान होने लगते थे तो ये लोग आकर कहते थे कि नहीं यार, इनको दो आप इकोनॉमिक रिलीफ, ज़्यादा इतना परेशान मत करो। तो अब अंग्रेज पहले से इतने बुद्धिमान थे, उन्हें अगर मन में होगा कि मुझे 25% बढ़ाना है टैक्स, तो 35% बढ़ा देते थे। तो 10% के बीच में क्या करते थे, इनके कहने छूट दे देते थे। तो इन्हें लगता था कि ठीक यार, अंग्रेज मेरी बात मान रहे हैं, और धीरे धीरे क्या होंगे, ये कहीं ना कहीं हमें छोड़ के चले ही जाएंगे। यानी कि ये बहुत ज़्यादा विरोध करने पर बिलीव नहीं करते थे। ये अपनी बातों को किस तरीके से रखना चाहते थे? पॉलिटिकल एजिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, संवैधानिक आंदोलन पर विश्वास रखते थे। अब संवैधानिक आंदोलन कौन सा नया आ गया भाई मेरे? संवैधानिक आंदोलन मतलब क्या? कि पत्र लिख करके अंग्रेजों को बताया जाए कि भाई मेरे, आप इस क्षेत्र में ये गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, और आप 35% ना बढ़ाइए, कुछ कम कर दीजिए। तो वो काम क्या करते थे? मॉडरेट फेज के टाइम पीरियड पर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? भारतीय जो थे, जो कांग्रेस के मेंबर्स थे। इकोनॉमिक रिलीफ की बात करते थे, वही टैक्स वगैरह में थोड़ा बहुत छूट दे दो इनको, उसी से ये खुश हो जाते थे, ठीक है। लेकिन एक बहुत अच्छा थ्योरी इस टाइम पीरियड पे दिया गया था, और वो थ्योरी क्या था? इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। और ये भी सवाल पूछता है कि इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? तो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दिया था दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये सवाल आता है। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो मॉडरेट
फेज के टाइम पीरियड पर कांग्रेस के मेंबर्स ने, जो यानी इंडियंस ने उठाया था, और वो ये कहा था कि जो अंग्रेज़ हैं वो भारत से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ड्रेन कर रहे हैं, यानी कि जो भारत के पैसे हैं वो यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ ले जा रहे हैं, अपने ब्रिटेन में ले जा रहे हैं, और वहाँ का डेवलपमेंट कर रहे हैं, भारत का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। कमा भारत में रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं ब्रिटेन वालों के लिए। तो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी का बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर मुद्दा उठाया था। कुछ इंपॉर्टेंट फेज के लीडर का नाम सुन लो भाई मेरे, तो ये ध्यान दे लो यार कि इकोनॉमिक रिलीफ पे बात करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन पे बात करते थे, बहुत ज़्यादा हड़ताल, रैली ऑर्गेनाइज करना और बॉयकॉट करना, इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे। सोचते थे कि हम इसी सिस्टम में चल करके धीरे धीरे आज़ादी पा जाएंगे और हमारे साथ कहीं ना कहीं अंग्रेज़ थोड़ा सा नरमी से पेश आए, बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश ना आए। तो ये चीज़ था, इनका कुछ डिमांड्स थे, जो चीज़ें थी, और भी चीज़ें, लेकिन वो आपके इतना अब यार बहुत इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं उन चीज़ों को लेकर के लिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बात बता दे रहा हूँ आपको। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, यानी कि कहीं ना कहीं जो भारत के पैसे थे वो ब्रिटेन शिफ्ट हो रहे थे, इस टाइम पर इन्होंने उठाया था मुद्दा। एक्सट्रीमिस्ट फेज की बात करें तो इस टाइम पीरियड की बात मैं करूँ तो ये लोग कहते थे कि यार एक काम करो, अंग्रेज़ हमको ऐसे आज़ाद करने वाले नहीं हैं जब तक कि हम उनका बायकॉट नहीं करेंगे। यानी कि ना तो हम अंग्रेज़ों का सामान पहनेंगे, ना तो अंग्रेज़ों के बनाए हुए स्कूल में हम जाएंगे पढ़ने, ना तो हम अंग्रेज़ों की कोई नियम कानून मानेंगे, ना तो हम अंग्रेज़ों के लॉ कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाएंगे लॉ की, ना तो हम अंग्रेज़ों का मिल में काम करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? ना तो अंग्रेज़ों की बनाई हुई सर्विसेज को हम यूज़ करेंगे, लाइक ट्रेन, टेलीग्राफ, जो भी चीज़ें थी उस समय अवेलेबल थी, इन चीज़ों का हम यूज़ नहीं हो रहे हैं। बॉयकॉट कर दो पूरी तरह से। जब बॉयकॉट कर दोगे तो यहाँ कहाँ रह के क्या करेंगे? बैठ के चना बेचेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो ये किसका सोच था? एक्सट्रीमिस्ट का था, जो गर्म दल के लोग थे। अरे भाई, जब अंग्रेज़ों का सारा बॉयकॉट ही कर दोगे, ठीक है, तो बैठ के चना थोड़ी ना बेचेंगे इंडिया में। तो ऐसा सोच रखने वाले कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। इसलिए देखो चल करके आगे कांग्रेस के दो क्या कहते हैं, टूक हो जाते हैं, यानी कि दो भाग में बढ़ जाता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये लोग करते थे कैसे? बॉयकॉट करते थे। ये लोग रैली निकालते थे, रैली ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है। तो बॉयकॉट ऑफ सबकी बात, स्कूल वगैरह सबकी बात में कर दिया, उसी में ऐड कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ये लोग बात करते थे सेल्फ रिलायंस की। सेल्फ रिलायंस मतलब समझ रहे हो भाई मेरे? आत्मनिर्भर की। कहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने, इसकी बात करते थे। कौन? एक्सट्रीमिस्ट वाले। यानी कि भारत के पास अपनी खुद के स्कूल हो, भारतीयों के पास अपनी खुद की फैक्ट्री हो, भारतीयों के पास अपनी खुद के सर्विसेज हो, ये इसकी बात करते। हर भारतीय बच्चा भारतीयों के स्कूल में पढ़ने जाए, हर भारतीय बच्चा भारतीयों के सर्विसेज में कंपनी में काम करने जाए। तो ये एक्सट्रीमिस्ट के डिमांड्स थे। और कहते थे एक्सट्रीमिस्ट वालों का मानना था कि भाई मेरे, प्यार से चिट्ठी लिख करके हम आज़ादी नहीं पाएंगे, हमें आज़ादी कर लेना है तो हमें लड़ कर लेना है। और लड़ के कैसे लेना है? हमें उनका बॉयकॉट करना है, हमें रैली ऑर्गेनाइज करना है, हमें खुद से आत्मनिर्भर बनना है। ये सारे एक्सट्रीमिस्ट फेज के लोग डिमांड करते थे, मतलब मानते थे करने के लिए। और मॉडरेट कहते थे नहीं नहीं नहीं, इकोनॉमिक रिलीफ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन पर विश्वास रखते थे, यानी कि पत्र वत्र लिख करके अपनी बात मनवाने पर विश्वास रखते थे, बहुत लड़ाई झगड़ा करने पर विश्वास नहीं रखते थे। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने उठाया था, दैट वाज व्हाट? इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। इस टाइम पीरियड पे, मॉडरेट फेज के टाइम पीरियड पे। कोई दिक्कत? गांधी जी जब आए ना, तो गांधी जी बड़े स्मार्ट थे। वो भाई साहब बहुत होशियार इंसान बहुत होशियार इंसान थे गांधी जी। और क्या, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? गांधी जी ने क्या किया? दोनों नियम अपनाए, एक्सट्रीमिस्ट वाला और मॉडरेट वाला भी। गांधी जी जब कुछ भी करना होता था तो पहले क्या करते थे? अंग्रेजों को अल्टीमेटम देते थे। अल्टीमेटम क्या? पहले लिख करके चिट्ठी उट्ठी बात मनवाने की कोशिश करते थे कि यार एक काम करो, बात मान लो, गलत काम कर रहे हो और भारतीयों को इतना परेशान मत करो। लेकिन अंग्रेज भी कहाँ मानने वाले जल्दी। जब अंग्रेज बात नहीं मानते थे तो गांधी जी अल्टीमेटम देते थे और कहते थे अगर मेरी बात नहीं माने तो अब होगा रैली ऑर्गेनाइज्ड, अब होगा हड़ताल, अब होगा बॉयकॉट। समझ में आया कि नहीं आया? तो गांधी जी दोनों लेके चलते थे। तो गांधी जी मॉडरेट वाला भी नियम अपनाते थे और एक्सट्रीमिस्ट वाला भी अपनाते थे, मिला जुला दोनों नियम अपनाते थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये रहा पीरियड ऑफ टाइम कांग्रेस को लेकर के। हाँ, ये जरूर पूछा था, कुछ लीडर के नाम पूछ लेता है। तो कुछ मॉडरेट लीडर का नाम सुन लो भाई मेरे। गोपाल कृष्ण गोखले, मैं नाम बोल रहा हूं। दादा भाई नौरोजी, हिंदी मीडियम वाले भाई मेरे नाम तो वही रहेगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, जो उस टाइम पीरियड के बहुत इंपॉर्टेंट क्या थे? मॉडरेट फेज के लीडर थे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नेताओं की बात कर रहा हूँ। फिरोज शाह मेहता, ठीक है।
एटसेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम थे जो याद करना आपको ज़रूरी है। एक्सट्रीमिस्ट फेज का याद कर लो यार। एक्सट्रीमिस्ट फेज में कौन कौन आते थे? तो पहले तो लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। अब मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और कौन भाई मेरे? लाल मतलब लाला लाजपत राय, और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों लाल बाल पाल जो थे उनका वो एक्सट्रीमिस्ट फेज के थे। अरविंदो घोष भी एक्सट्रीमिस्ट थे। अजीत सिंह एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ये याद कर लो कि जो कुछ प्रोमिनेंट लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट फेज के और मॉडरेट फेज के। तो आगे मूव करते हैं, ठीक है, नोट कर लो भाई मेरे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अब जो कांग्रेस से जहां से क्वेश्चन बनता है ना, सबसे ज़्यादा सवाल जो बनता है कांग्रेस से, वो बनता है उसके इंपॉर्टेंट सेशन से लेकर, यानी कि उसके जो इंपॉर्टेंट सेशंस थे उन सेशंस में कौन कौन प्रेसिडेंट बना था उसको लेकर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। अच्छा, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की बात को लेकर के मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। कांग्रेस की पहली मीटिंग यानी कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस पहले जो होने वाली थी वो होने वाली थी पुणे में होने वाली थी। यानी कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कांग्रेस कहाँ होने वाली थी? होने वाली थी कहाँ पर? पुणे में। बट पुणे में फैला था उस समय कॉलरा। तो कॉलरा यानी कि जिसे बोलते हैं हैजा, एक बीमारी होता है। तो पहली जो मीटिंग होने वाली थी कांग्रेस की वो होने वाली थी पुणे में होने वाली थी, लेकिन उस समय पुणे में फैला हुआ था क्या? कॉलरा यानी कि हैजा। और जब कॉलरा फैला हुआ था तो पुणे से मीटिंग शिफ्ट होकर के कहाँ पर चला आया? बॉम्बे, पास का इलाका था तो वहीं पर शिफ्ट होकर के चला आया। तो अगर सवाल पूछे कि पहली मीटिंग कांग्रेस की कहाँ होने वाली थी, तो होने वाली थी तो पुणे में, लेकिन हुई कहाँ पर थी? तो आंसर होगा बॉम्बे। यानी कि कांग्रेस की पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस कब? 1885 में। क्लियर? तो वो हुई थी कहाँ पर? बॉम्बे में। बॉम्बे में कहाँ पर हुई थी? वहाँ पर एक स्कूल है, उसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इस स्कूल में हुआ था। क्लियर? तो कांग्रेस की पहली मीटिंग गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कांग्रेस की पहली मीटिंग में केवल 72 लोग आए थे, 72 मेंबर आए थे। कांग्रेस की पहली मीटिंग में जो प्रेसिडेंट बने थे यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने थे उनका नाम था योगेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी। ठीक है, इनका नाम था योगेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? अच्छा, एक सवाल और पूछता है, कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन? योगेश चंद्र बनर्जी। कब बनते हैं? 1885 में बनते हैं पहली बार। ये 2 बार प्रेसिडेंट कांग्रेस के रहे हैं। तो एक बार सवाल आया था कि दूसरी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट WC बनर्जी कब बनते हैं? तो एक बार 1885 में बनते हैं, दूसरी बार 1892 में बनते हैं। ये इनका ध्यान दिलाना भाई मेरे, ये सवाल आएगा कि कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। तो कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट अगर मैं बोलूं तो 1885 में WC बनर्जी थे, लेकिन इनका दोबारा भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे तो 1892 में जाके बने थे दोबारा। तो ये ध्यान दे लेना। क्लियर? तो ये कांग्रेस के पहले सेशन के बारे में बात हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड सेशन की, सेकंड मीटिंग ऑफ कांग्रेस। क्लियर? सेकंड मीटिंग की बात करें। सेकेंड मीटिंग होती है 1886 में और ये सेशन होता है कलकत्ता सेशन। कहाँ पर होता है? कलकत्ता यानी कलकत्ता में होता है। और इसमें बनते हैं पहली बार प्रेसिडेंट दादा भाई। ये सवाल पूछेगा, अगर सवाल पूछ ले कि कांग्रेस के दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। क्लियर? और या ऐसे पूछ लेगा दादा भाई नौरोजी किस ईयर में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? तो सेकेंड मीटिंग ऑफ कांग्रेस यानी कि 1886, यानी कि कौन सा सेशन? कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी केवल एक बार नहीं बने थे, ये 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। और ये भी सवाल पूछता है मैक्सिमम टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो दादा भाई नौरोजी के पास है। 3 बार बने थे और 3 ही बार नेहरू जी भी बने थे, लेकिन आंसर इनका माना जाता है मेनली। ठीक है,
तो दादा भाई नौरोजी की बात मैं करूं तो 3 बार बने। एक बार बने कब 1886 में, फिर दूसरी बार बने कब 1893 में। अच्छा एक दो कनेक्टिविटी में बता दे रहा हूं आपको। 1885 में कौन बने थे? डब्ल्यू सी बनर्जी बने थे, तो फिर वो 1892 में बने। तो 1886 में पहली बार कौन बने? दादा भाई नौरोजी बने। तो दूसरी बार कब बने? 1893 में बने। तो ये दोनों चीज़ें लगातार कॉन्टिन्यूसली याद कर सकते हो आप, ठीक है। और ये बने थे 1906 में एक बार। अब सुनना, 1906 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, ये हुआ था, ये कनेक्ट मैं कर रहा हूँ बातों को, समझना भाई मेरे। 1906 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, यानी कि 1906 में, ये भी हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इस सेशन में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज शब्द का डिमांड किया था। स्वराज, कांग्रेस ने किस चीज का डिमांड किया था? स्वराज का डिमांड किया था। और भाई मेरे स्वराज मतलब क्या होता है? स्वराज मतलब क्या होता है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, ये होता है स्वराज। और स्वराज की डिमांड, ये सवाल पूछता है स्वराज का डिमांड कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में किया था? तो 1906 का अधिवेशन। कहाँ का? कलकत्ता का अधिवेशन। किसके लीडरशिप में? दादा भाई नौरोजी के लीडरशिप में। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं, सुनो। अगला सवाल, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अब बातें धीरे धीरे बढ़ेंगी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अब बस समझते जाओ, लिखते जाओ। आई होप सो फ्रीक्वेंसी मैच कर गया होगा। यानी कि पहले कांग्रेस के मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, क्लियर? बदरुद्दीन तैयब जी पहले कांग्रेस के मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और ये कब बने थे? 1887 में बने थे। और ये सेशन कहाँ पर हेल्ड हुआ था? मद्रास में हुआ था। तो सवाल ये भी पूछ सकता है कि 1887 का सेशन कब हुआ था? मद्रास में हेल्ड हुआ था। और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी बने। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। और ये तीसरी मीटिंग थी कांग्रेस की। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, ऑफ कांग्रेस, यानी कि पहला अंग्रेज जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। फर्स्ट अंग्रेज जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना। क्लियर भाई मेरे? तो इनका नाम था जॉर्ज यूल। क्या नाम था? जॉर्ज यूल। और ये कब बने थे? 1888 में बने थे, यानी जस्ट इसके पास, बदरुद्दीन तैयब जी के बाद। क्लियर भाई मेरे? और ये कहाँ पर सेशन हुआ था? एट इलाहाबाद। कहाँ पर? इलाहाबाद वाले सेशन में हुआ था। वहाँ पर जॉर्ज यूल बने थे। क्या? पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट, यानी कि पहले अंग्रेज जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एओ ह्यूम ने इस्टेब्लिशमेंट किया था, लेकिन अध्यक्ष नहीं बने थे। तो बताओ, लगातार 4 के 4 मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन? 1885 में योगेश चंद्र बनर्जी, यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और दूसरी बार कब बने थे? वो 1892 में बने थे। दूसरे प्रेसिडेंट कौन बने? दादा भाई नौरोजी, सबसे मैक्सिमम टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में सर्व करने वाले थे। तीसरा कौन बने? पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। चौथा कौन बना? पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट के रूप में नाम आता है जॉर्ज यूल का, ठीक है, 1888 में। क्लियर? आप बताता हूँ मैं। अब ऐसे पढ़ते चले जाओ, कनेक्ट करते चले जाना आप धीरे धीरे करके। अगर सवाल पूछ ले सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट, यानी कि दूसरा मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बना, ये सवाल आ चुका है, तो इसीलिए जितने भी आए हो भाई मेरे, मैं सब बातों को बता रहा हूं। उनका नाम था रहमतुल्लाह सयानी। और ये भी जो हुआ था, जितने बड़े काम हुए थे ना, सब कलकत्ता वाले सेशन में हुए थे। कलकत्ता में ही सेशन हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्र मतलब अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरी बात सुनना है इस चीज़ को। ये कब हुआ? बने थे 1896 में। 1896 का जो सेशन था तब बने थे। क्लियर?
तो 1896 वाले सेशन में एक काम और हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अगर सवाल पूछ ले कि कांग्रेस के किस सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो 1896 का सेशन, कौन सा सेशन, कलकत्ता सेशन, और इसी सेशन में दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बने थे रहमतुल्लाह सयानी। आई होप सो बात क्लियर है। और आ जाओ आगे। अब एक और बात, पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 के सेशन में, लेकिन पहली बार जनगण मन कब गाया गया? तो वैसे भी 1911 में ही गाया गया था, और 1911 में कांग्रेस का सेशन होता है कलकत्ता सेशन एट कलकत्ता। तो ये भी ध्यान दे लेना कि 1911 के जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता वाला, उसी में पहली बार जनगण मन गाया गया था, और 1896 का जो कलकत्ता वाला अधिवेशन था उसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। ये सवाल अगर पूछ लेगा तो आप आंसर मार के चले आना। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, 1905 का सेशन ना काफी मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। 1905 कांग्रेस सेशन का, 1905 का यानी कि 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, ये काफी मामलों में इंपॉर्टेंट है। क्यों? 1905 में एकदम क्लियर हो गया था कि इस बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी जैसे लोग नहीं चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष बने। रीजन क्यों था? बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि भाई मेरे हमको आज़ादी लेना है तो लड़ कर लेना है, बॉयकॉट करके लेना है, आत्मनिर्भर बनकर लेना है। तो कहीं ना कहीं जो ये ओल्ड लोग थे, यानी कि जो मॉडरेट फेज के लीडर थे, इनसे बाल गंगाधर तिलक का जो कहते ना कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, जो वैचारिक मतभेद था, उसके कारण गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह ने, जैसे आज के समय में देखो कमलनाथ, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, जो यंग लीडर है कांग्रेस के, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वही काम उस समय उन्होंने भी किया था। उन्होंने क्या किया, अपने प्रभुत्व का फ़ायदा उठा करके और बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने दिया। और 1905 में, अब यहीं से देख लो, अब यहीं से एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल और नरम दल बंटना शुरू हो गया। और 1907 आते आते गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बट भी गया था, उसका आगे जिक्र भी हम लोग करेंगे। लेकिन 1905 एक बहुत बड़ा रिमार्केबल पॉइंट था जहां से कांग्रेस का डिवीजन होना, यानी कांग्रेस में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होना शुरू हो गया था। ठीक है, और इसी के बाद देखो स्वदेशी आंदोलन शुरू कर देते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलो आते हैं कांग्रेस सेशन ऑफ 1905। यहाँ बनते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। सवाल ये भी पूछता है गोपाल कृष्ण गोखले पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? और मैं क्यों बता रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट रीडर हैं, जब जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं उनका ईयर डायरेक्टली पूछ लेता है कि किस सेशन में, किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो बनारस वाले अधिवेशन में बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ही इज नोन एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। ये गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को इंडिया में लाने का श्रेय गोपाल कृष्ण गोखले को ही जाता है, और ये बनारस के सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। अगला सुनना भाई मेरे। बात करते हैं 1907, 1906 का। 06 को तुमने जिक्र कर दिया ना पीछे, दादा भाई नौरोजी बने थे तीसरी बार, और उसमें क्या हुआ था भाई मेरे, स्वराज शब्द पहली बार कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब आते हैं 1907 पर। 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं सूरत स्प्लिट। किस नाम से जानते हैं? सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। यानी कि कांग्रेस यहाँ पर दो भाग में बट गया था। एक बट गया था मॉडरेट फेज में, यानी कि जो मॉडरेट लीडर थे वो अलग चले गए, यानी कि नरम दल, और दूसरा क्या बन गया? गरम दल, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट।
तो अगर सवाल पूछ ले कि कांग्रेस के दो टुकड़े या कांग्रेस नरम दल और गरम दल में कब बटा था, तो 1907 के अधिवेशन में बटा था। और कहाँ पर ये हुआ था? सूरत में हुआ था। इसीलिए इसको एक और नाम से बोल देते हैं हम लोग, सूरत स्प्लिट के नाम से बोल देते हैं। इस अधिवेशन को लीड कौन कर रहे थे? अध्यक्षता किसके पास थी? रास बिहारी बोस इस समय अध्यक्ष थे। रास बिहारी बोस इस समय अध्यक्ष थे। तो ये भी सवाल पूछ लेता है। अगर पूछ ले कि रास बिहारी बोस कितनी बार रहे, तो 2 बार रहे, 7 में भी रहे और 1908 में भी रहे। 7 वाला तो सूरत में हुआ, लेकिन 1908 वाला कब हुआ? कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, तो ये भी आप याद कर लेना, ठीक है। और ध्यान देना, 7, 8 हो गया, 6 भी हो गया, 5 भी हो गया। जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। 1909 वाला भी इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल पूछ ले कि पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय कब बने कांग्रेस के अध्यक्ष, तो ये भी सवाल याद कर लेना भाई मेरे। पंडित मदन मोहन मालवीय 1909 में बने थे। समझ में आया कि नहीं है? पंडित मदन मोहन मालवीय कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1909 में बने थे। तो ध्यान दे लेना और इसको भी याद कर लेना। ये कितनी बार बने? तो 3 बार ये भी बने थे। ध्यान से देख लो, 1909 में बने, 1918 में बने और 1932 में बने। 1909 में भी बने थे, फिर 1918 में भी बने थे और 1932 में भी बने थे। तो इनका भी ध्यान दे लेना, ठीक है। तो 3 बार ये भी रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आ जाते हैं अगले बात व्यक्ति के पास। कांग्रेस का अधिवेशन 1916 का, यानी कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, यानी कि जो कांग्रेस का सेशन होता है 1916 वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझना मेरी बात को। कांग्रेस सेशन 1916 1916 का, ये कहाँ पर होता है भाई मेरे? ये लखनऊ में होता है। और इसकी जो हेड मतलब अध्यक्षता करते हैं, इस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे, ये सवाल पूछेगा आपसे, अंबिका चरण मजुमदार। अंबिका चरण मजुमदार। और क्यों इंपॉर्टेंट है सुन लो भाई मेरे। इसी सेशन में हुआ था लखनऊ पैक्ट। और ये लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो 2 लोगों के बीच में हुआ था। एक तरफ थे कांग्रेस के लीडर और दूसरी तरफ थे मुस्लिम लीग के लीडर। और ये दोनों लीडर एक साथ आते हैं कुछ समझौता करने के लिए। और क्या समझौता करने के लिए आते हैं उसका जिक्र हम लखनऊ पैक्ट वाले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे करके हमारा हिस्ट्री आगे बढ़ ही रहा है। लेकिन ये समझ लो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों लोग आकर एक साथ बैठते हैं और कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। वो चर्चा कहलाता है लखनऊ पैक्ट, यानी कि लखनऊ संधि। और ये कब होता है? 1916 में होता है। और कांग्रेस का अधिवेशन भी 1916 में होता है। इसी अधिवेशन में होता है। ये कहाँ पर होता है? लखनऊ में होता है। इसका हेड कौन किया था? अंबिका चरण मजुमदार। और भाई मेरे ये भी एक क्वेश्चन याद कर लो इससे रिलेटेड। गांधी जी कांग्रेस का जो पहला मीटिंग अटेंड करने गए थे ना, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, वो लखनऊ के अधिवेशन 1916 में। तो पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन को अटेंड किया। ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली, ये ध्यान देना है मेरे, ठीक है। तो ये इसलिए कांग्रेस का सेशन 1916 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं एक एक करके इसलिए बता रहा हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। अब आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, नोट कर लीजिए, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और ये सवाल आपसे पूछता है कि मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं। देखो जितने भी फेमस नेम है ना उन्हीं का पूछेगा, सबका नहीं पूछेगा, उन्हीं का मैं बता भी रहा हूँ आपको। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता और मोतीलाल नेहरू बनते हैं कांग्रेस सेशन 1919। और ये कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था, अमृतसर। और मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। और सुनो भाई मेरे,
क्लियर। ये कांग्रेस का 1919 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी सुन लो। कांग्रेस के 1919 के सेशन में इन्होंने विरोध किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हो कब हुआ था भाई मेरे? 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। तो अगर सवाल पूछ ले कि कांग्रेस के किस सेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने ऑफिशियली रिजोल्यूशन पास किया था, प्रस्तावना पास किया था, तो कांग्रेस का सेशन 1919 अमृतसर का अध्यक्षता किसकी थी? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। समझ में आया कि नहीं आया? और सुन लो भाई मेरे एक चीज़, मोतीलाल नेहरू दोबारा कब बनते हैं? तो 1928 में बनते हैं, ये भी ध्यान दे लेना। ठीक है, कोई दिक्कत? आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, समझ में बातें आ रही हैं? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक, चलो आगे मूव करते हैं। 1920 ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस। और क्यों स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस बोलते हैं, सुन लो इसको ध्यान से। कांग्रेस की मीटिंग जो होती थी ना, वो हमेशा दिसंबर के मंथ में होती थी, और दिसंबर के मंथ के लास्ट डेज में होती थी, यानी कि अंतिम दिनों में होती थी, हर साल के अंतिम दिनों में। और ये सेशन जो स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस था, ये बुलाया गया था सितंबर के मंथ में। तो जब कभी भी कांग्रेस, अच्छा बताओ क्यों भाई, जरूरत नहीं पड़ सकती है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाए कि अब एक साल में एक ही बार बैठते थे लोग पूरी मीटिंग करने के लिए, और कोई बीच में मुद्दा आ गया जिस पर डिस्कशन करना जरूरी है, तो उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए वो लोग बुला लेते थे स्पेशल सेशन। ठीक है, तो ये भी स्पेशल सेशन बुलाया गया था 1920 में, और इसकी अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि लाला लाजपत राय किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 में बने थे। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सुन लो भाई मेरे, ये क्यों बने थे और ये सेशन बुलाया क्यों गया था, पहले क्यों बुलाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। 1919 का टाइम पीरियड पे देखो तो बहुत सारे एजिटेशन हो रहे थे, लाइक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था जिसे बोलते हैं रॉलेट सत्याग्रह। जब सेडेशन कमीशन ने अपना एक रिपोर्ट सौंपा 1917 में, तो उस रिपोर्ट के थ्रू उन्होंने कहा कि जो भारतीयों के अंदर, जो भारतीय ज़्यादा क्या कर रहे हैं, भारतीय जो क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इन आंदोलनों को कुचलने के लिए, इन आंदोलनों को दबाने के लिए उन्होंने एक कमीशन बैठाया था, दैट वाज व्हाट, सेडेशन कमीशन। और उस सेडेशन कमीशन ने अपना जब रिपोर्ट सौंपा, समझ में आया कि नहीं आया, तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि भाई मेरे, आप भारतीयों को बिना किसी वारंट के हम लोग कैद कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ द सस्पिशियन, यानी कि संदेह के ग्राउंड पर, और उन्हें 2 साल तक कैद में रख सकते हैं विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल, यानी कि हम जेल में बिना रीज़न के उन्हें हम डाल भी सकते हैं और 2 साल तक कोई कोर्ट ट्रायल भी नहीं होगा। तो इसके खिलाफ एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, दैट वाज द रॉलेट सत्याग्रह। और उसी रॉलेट सत्याग्रह के समर्थन करने के चक्कर में हर एरियाज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीडर क्या कर रहा था, समर्थन कर रहा था, रिवॉल्ट कर रहा था। तो ये जो अंग्रेज़ थे उसको दबाने के लिए उन आंदोलनकारियों को जेल में डाल दे रहे थे। इसी को लेकर के पंजाब में सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू को जब इन्होंने जेल में डाल दिया था, तो उस जो वहाँ के लोग थे जलियांवाला बाग में बैठ करके ये विचार विमर्श कर रहे थे कि कैसे हम सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाएंगे। लेकिन उस समय जनरल डायर ने आकर के ओपन फायर कर दिया था और एक हत्याकांड हो गया था, दैट वाज द जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर जब इतने सारे सिनारियोज हुए तो आ करके, अच्छा, इसी समय पे खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था। तो एक कांग्रेस का इंपॉर्टेंट सेशन बुलाया गया, जो स्पेशल सेशन बुलाया गया, जो टाइम से पहले बुला लिया गया था। ठीक है, तो वो सेशन कहलाता है कांग्रेस का स्पेशल सेशन। और इस सेशन में क्या हुआ, कहीं ना कहीं जितने कांग्रेसी थे एक मत हो करके कांग्रेस ने सारे के सारे ब्रिटिशर्स की नीतियों का विरोध किया और स्ट्रांगली अपना पॉइंट उठाया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए। ठीक है, आ जाओ। चित्तरंजन दास, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी। तो अगर सवाल पूछ ले चित्तरंजन दास कब बने थे, तो चित्तरंजन दास बने थे CR दास, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो ये 1922 के सेशन में बने थे। हाँ, ये पूछेगा कांग्रेस, ये भी स्पेशल सेशन था,
स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस 1923 और इसमें बने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं? 1923 में बनते हैं। और कौन से सेशन में? दिल्ली के सेशन में। ये सेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी नोट कर लीजिए। अब आते हैं भाई पूरी की पूरी जान डालने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर और हमारे देश की आज़ादी में महात्मा गांधी कब बनते हैं? और वो एक बार ही प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के। तो महात्मा गांधी बनते हैं, एम.जी. गांधी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी कब बनते हैं? तो ये बनते हैं 1924 में। कौन से सेशन में? बेलगांव सेशन। बेलगांव सेशन। और ये कहाँ पर है? कर्नाटका में था। ठीक है, और सुनो, अगर मैं बोलूँगा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट, पहली महिला अध्यक्ष, तो उनका नाम होगा श्रीमती एनी बेसेंट। 1 मिनट बॉस। ठीक है भाई मेरे। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो ऐसा तो जरूरी नहीं, मैंने सिर्फ बोला फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, तो इसका आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, और एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी, आयरिश थी। ठीक है, तो भारत की तो थी नहीं, लेकिन पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। कहाँ बनी थी? कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूंगा फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी कि पहली ऐसी कौन सी महिला थी जो भारतीय थी और कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हें बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत की कोकिला भी कहते हैं इनको। नेक्स्ट, कब बनी थी? 1925 में बनी थी, गांधी जी के जस्ट वाले बाद वाले सेशन में। और ये सेशन कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था। ये सेशन कहाँ पर हुआ था? कानपुर वाले सेशन में बनी थी। ये कौन सा बनी थी? कानपुर वाले सेशन में बनी थी। इज इट राइट? कोई दिक्कत भाई मेरे? चलो आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं नेहरू जी की। नेहरू जी प्रेसिडेंट कब बने? सारे प्रोमिनेंट लीडर देख लो, मैं सबका जिक्र कर रहा हूं। तो नेहरू जी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू जी कब बनते हैं? तो नेहरू जी 3 बार बनते हैं। 3 क्या, मैं और भी तरीके समझा दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा और अच्छे तरीके समझ लो। पहली बार बनते हैं 1929 में। और ये अधिवेशन कहाँ पर होता है? ये अधिवेशन हुआ था लाहौर सेशन। तो अगर सवाल पूछ लेता है कि 1929 का सेशन कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था, और लाहौर अधिवेशन में हुआ था, यानी कि लाहौर में हुआ था, 1929 में हुआ था। और पहली बार फर्स्ट टाइम नेहरू जी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। अब सुनना मेरी बात को। 1929 के अधिवेशन में ही एक वर्ड का डिमांड किया गया था, दैट वाज पूर्ण स्वराज्य। क्या बोला गया था? पूर्ण स्वराज्य।
इसका मतलब होता है भाई मेरे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एक साल पहले 1929 से एक साल जस्ट पीछे आओगे 1928 में नेहरू जी के फादर मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि अगर अंग्रेज भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं कर पाते हैं तो भारत को दे दे डोमिनियन स्टेटस, यानी कि आधी स्वतंत्रता, हिंदी भाषा में बोलूं तो। लेकिन एक साल बाद उन्हीं के बेटे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं प्रेसिडेंट, तो वो लाहौर में जो सेशन होता है 1929 का, वहाँ पर खड़े होकर के कहते हैं कि आई डोंट वांट डोमिनियन स्टेटस, आई वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मुझे आधी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण स्वराज्य चाहिए, मुझे पूरी स्वतंत्रता चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया भाई मेरे? और जो ये सेशन हुआ था किस नदी के तट पे हुआ था? रावी नदी के तट पे हुआ था। ये सवाल भी पूछेगा आपसे, आया हुआ सवाल सारा का सारा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना सारी चीज़ों के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली बार भारत ने अपना तिरंगा फहराया। इन्होंने यहां तिरंगा वरंगा भी फहरा दिया और कहा अगर तुम मुझे आज़ाद नहीं करोगे तो हम लोग खुद को अपने आप से आज़ाद कर देंगे। और इसीलिए इन्होंने क्या रखा था, 26 जनवरी 1930 को कहा था कि सभी भारतीय रोड पर निकलें और क्या करें, अपना स्वतंत्रता मनाएं। यानी कि अब ये माइंड गेम खेल रहे थे अंग्रेज़ों से कि अगर तुम आज़ाद नहीं करोगे तो हम खुद से आज़ाद घोषित कर लेंगे अपने आप को। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए 26 जनवरी तक हम लोगों ने वेट किया था उसको लागू करने के लिए। रीज़न मानते हैं लोग, बता दे रहा हूँ आपको। तो तिरंगा पहली बार यहाँ पर फहराया गया। अच्छा, तिरंगे को डिज़ाइन करने वाले भारत के कौन थे? तो उनका नाम था पिंगाली वेंकैया। अगर सवाल पूछ ले कि भारत के तिरंगे को किसने डिज़ाइन किया था, तो उनका नाम था पिंगाली वेंकैया। समझ में आया कि नहीं आया? और सुनो, नेहरू जी दोबारा प्रेसिडेंट कब बनते हैं? तो नेहरू जी सेकेंड टाइम जो प्रेसिडेंट बनते हैं 1929 में भी रहते हैं, 1930 में भी बनते हैं। ठीक है। 1936 में नेहरू जी एक बार और प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और 1936 में नेहरू जी जस्ट कुछ दिन बाद 1937 आ जाता है, वहाँ पर एक सेशन अटेंड करते हैं। उस सेशन का नाम था फैजपुर। तो मैं थोड़ा सा अच्छे से रेज करके कर दे रहा हूँ इसको, कर दो इसको रेज। ठीक है। तो नेहरू जी सेकेंड टाइम कब बनते हैं? यहाँ लिख लो, सेकेंड टाइम कब बनते हैं? सेकेंड टाइम बनते हैं 1930 में। ठीक है। थर्ड टाइम कब बनते हैं? 1936 में बनते हैं। और इसी 36 के बाद 1937 में जा करके एक सेशन अटेंड करते हैं, उसका नाम था फैजपुर सेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? नेहरू जी ही करते हैं, फैजपुर। तो अगर सवाल कभी पूछ ले कि कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन हुआ था जो गांव में हुआ था, तो वो फैजपुर सेशन था। 1936 ही मारना, 37 दिया, आप 37 भी मार सकते हो, आप समझ लेना। ठीक है। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, क्लियर? तो ये भी ध्यान दे लेना। तो कांग्रेस के 3 टाइम प्रेसिडेंट कौन रहे? नेहरू जी भी रहे। तो ये ध्यान दे लो भाई मेरे, कर लो नोट यार। और किस नदी के तट पे झंडा फहराया था? रावी नदी के तट पर। कब? लाहौर अधिवेशन 1929 में। और नेहरू जी पहली बार प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने कांग्रेस के, और उन्होंने एक नारा दिया, किसका? पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया। ये सारी बातें ध्यान दे लेना। अगली बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। कब बने भाई मेरे? 1931 में बने। किस सेशन में बने? कराची सेशन में बने। ध्यान दे लेना, ये भी आज का पाकिस्तान हो गया है। कराची अधिवेशन,
तब तो सब कुछ एक ही था ना भाई। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, फंडामेंटल राइट का डिमांड। फंडामेंटल राइट कमीशन भी बनता है यहाँ पर, यानी कि मौलिक अधिकार का डिमांड करते हैं इस अधिवेशन में। क्लियर? तो सवाल पूछ ले कि मौलिक अधिकार का डिमांड किस अधिवेशन में होता है, तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। किसने लीड किया था इसको? वल्लभ भाई पटेल पहली बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और इसी अधिवेशन में इकोनॉमिक फ्रीडम की भी बात की गई थी, ठीक है, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता की भी बात की गई थी भारतीयों के, ठीक है। तो ये सारी बात याद कर लेना 1931 वाले से। राजेंद्र प्रसाद 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। एक बार बनते हैं 1934 और एक बार बनते हैं 1935। 34 वाला अधिवेशन जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था, 35 वाला जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, ये ध्यान दे लेना। आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। कब बने ये? तो ये बनते हैं 1938 में पहली बार। सुनना, ये कहानी की ट्विस्ट है, यहाँ से सवाल बनता है और पिछली बार पेट में सवाल आया था इन्हीं से रिलेटेड। 1938 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कब बनते हैं? हरिपुरा सेशन, हरिपुरा सेशन, हरिपुरा अधिवेशन। और ये हरिपुरा है कहाँ? ये हरिपुरा है भाई मेरे आपका गुजरात में। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में है। तो पहली बार बनते हैं हरिपुरा अधिवेशन में कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में। एक साल बीत जाता है और 1939 में ये फिर लड़ते हैं चुनाव। और ये अधिवेशन जो 1939 वाला होता है इसको बोलते हैं त्रिपुरी, त्रिपुरी सेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। समझना मेरी बात को भाई मेरे। और त्रिपुरी अधिवेशन यानी त्रिपुरी सेशन में 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर से चुनाव जीत जाते हैं। और ये सवाल सुन लेना, यहां से बहुत टेक्निकल पॉइंट है, समझना इस बात को। त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर से चुनाव जीत जाते हैं और इसमें जीतते कौन है? जीतते हैं नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। किसको हरा के जीतते हैं? किसको हराया? तो पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने चुनाव में हरा दिया और क्या हो गए? जीत गए। कौन? सुभाष चंद्र बोस 1939 में फिर से। लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष ना बने कांग्रेस के, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर अध्यक्ष पद को क्विट कर दिया। और ये सवाल बनता है कि जब 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे तो उनके छोड़ने के बाद फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो बनते हैं भाई मेरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीसरी बार। तो यहाँ से 3 सवाल। पहला, 1939 का सेशन कहाँ पर हुआ था? त्रिपुरी सेशन में। दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तीसरा सवाल, किसको हराया था? पट्टाभी सीतारमैया को हराया था चुनाव में। और छोड़ने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से सुभाष चंद्र बोस को कौन बना था कांग्रेस का अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनानी, उस पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये भी सवाल पूछता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के अधिवेशन में अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939। तो कभी कभी तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, तो ये नोट कर लो, इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ 1-2 पॉइंट बचे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं।
अगर सवाल पूछ ले कि आज़ादी के टाइम पीरियड पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, यानी कि आज़ादी के टाइम पीरियड पर, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा जेबी कृपलानी। ये सवाल पूछ लेगा, ध्यान दे लेना भाई, जेबी कृपलानी। लेकिन अगर पूछ ले सवाल कि आज़ाद होने के बाद पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस हु बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो इसका आंसर होगा भाई मेरे पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने मैंने आपको बताए, जितने इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन हुए और कौन कौन से महत्वपूर्ण लीडर यानी प्रोमिनेंट लीडर से रिलेटेड कौन सा सेशन था, इन सारे सेशन पे हमने चर्चा किया। अब एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को एंड करता हूँ। सवाल पूछा था एक बार और काफ़ी डेप्थ में जा कर के पूछा था, और सवाल ये था कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो कांग्रेस की स्थापना का विरोध करने वाले कौन से लीडर थे। ठीक है, तो कांग्रेस का विरोध जिन्होंने किया था वो थे भाई मेरे, ये अपने वर्डों में लिख लेना, शब्दों में। एक थे सर सैयद अहमद खान, जो इंपॉर्टेंट नेम है, और इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था। ठीक है, ध्यान दे लेना भाई मेरे, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम था उसका। तो सर सैयद अहमद खान थे। दूसरे व्यक्ति जो थे वो थे राजा शिव प्रसाद, और ये भाई मेरे थे बनारस के। तो ये दो ऐसे लीडर थे जिन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था कि कांग्रेस का नहीं होना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने मिलकर के एक पार्टी की स्थापना किया था, उसका नाम था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो अगर सवाल पूछ लिया कि कांग्रेस का विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद यानी कि बनारस के। और इन्होंने कांग्रेस का काउंटर करने के लिए किस संस्था का स्थापना किया था, तो उसका नाम था यूनाइटेड इंडियन, भाई मेरे यही नाम है, पैट्रियोटिक संघ। यहाँ एसोसिएशन को संघ बना देते हैं बस। तो ये ध्यान दे लेना भाई, और यहाँ से भी सवाल आ चुका है, और आपके एग्ज़ाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कांग्रेस से रिलेटेड थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बाद में मुझे बतानी थी, तो मैंने बता दिया आपको कि बाद में बताऊँगा मैं, उस पॉइंट पर अलग से वीडियो आएंगे। ठीक है, आई होप सो आपको मेरा कंटेंट, आई होप सो कि आपको सारी बातें समझ में आए हैं, मेरा कंटेंट समझ में आया है। ठीक है भाई मेरे, तो प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड माय चैनल, और मैक्सिमम लोगों को यार जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा और आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा, जो आपको एक ही जगह पर स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाएंगे सारे कंटेंट। अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड कर सकते हो यार, वो भी एक ही जगह पर सारे कंटेंट स्ट्रक्चर्ड वे में पा जाएंगे। आप उठा करके मेरा फर्स्ट डे से लेकर के अभी तक का लेक्चर देखो, मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप सारे लेक्चर जब एक एक करके देखोगे ना यार, जो भी नए लोग जुड़ रहे हो मुझसे इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू, तो वो आप खुद रियलाइज़ करोगे कि कितने पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने स्टार्टिंग जहाँ से किया है ना, वहाँ से मैंने कहीं छोड़ा नहीं है, एक भी न्यूज़
और ना एक भी सिनारियो। तो सारे का पढ़ करके आप नोट्स बनाते जाइए और फिर रिवाइज करते जाइए। देख लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में एक भी सवाल छूटता है क्या आपका, फिर आप हमसे कहिएगा, ठीक है। और भी जैसे मैंने अवेयरनेस का सीरीज स्टार्ट किया तो भी चल ही रहा है मेरा। इकॉनमी मैंने स्टार्ट कर दिया है, ट्राई करूँगा कि जल्दी से इकॉनमी का दूसरा वीडियो भी लेकर के आऊँ, आपके साथ जुड़ूँ मैं लेकर के, ठीक। तो पेट से पहले मैक्सिमम चीज़ें मैं जीएस का कवर कर दूंगा, डोंट वरी। और मैं मैथमेटिक्स भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा, वो आप खुद देखोगे, आप मेरे साथ जुड़े रहोगे मेरे चैनल पे, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी बातें आपको मेरे चैनल के थ्रू मिल गई हैं पेट के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट आप लोग अपने हिसाब से पढ़ते रहिए, ठीक है। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए भाई मेरे, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।